हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस राजनीति शास्त्र से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना दी थी? तो शासन की संकल्पना दी गई है सब सहारन अफ्रीका के लिए। 1989 में विश्व बैंक ने सब सहारन अफ्रीका के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना की थी। विश्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में 2 रिपोर्टों का प्रकाशन हुआ था। सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989 नामक शीर्षक वाली पहली रिपोर्ट में बैंक ने सुशासन की जरूरत पर अत्यधिक बल दिया था, जबकि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 नामक शीर्षक वाली दूसरी रिपोर्ट में बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ मास्क से संबंधित नहीं है? तो जो मास्क हैं उनसे संबंधित कौन सा नहीं है? तो इन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात कही है। परिवार, निजी संपत्ति, राज्य का उद्भव इनसे संबंधित नहीं है। अलगाव का सिद्धांत भी इनसे संबंधित है और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इनसे संबंधित है। परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव 1884 के संदर्भ में फ्रेडरिक एंगेल्स से संबंधित हैं और एंगेल्स की महत्वपूर्ण कृति है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक विकास के विश्लेषण में चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के नियम का प्रयोग किया गया था। इस कृति में एंगेल्स ने आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण का पूर्व संकेत दिया, जबकि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का संबंध मास्क से है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? पहला, अणु के रूप में मनुष्य का विचार आना, तो ये पंडित दीनदयाल से संबंधित नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संबंधित है इनसे। लोकतांत्रिक शासन भी इनसे संबंधित है और एकीकृत मानववाद भी दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन निम्न भाग हैं। पहला आता है सांस्कृतिक राष्ट्रवादी। सांस्कृतिक राष्ट्र का तात्पर्य है एकात्म राज्य। एकात्मक राज्य का अर्थ होता है सभी संस्कृति, मतों और पहचानों का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बना रहे, पर विविधताओं के बावजूद इन सब में अपने उज्ज्वल इतिहास, कला, साहित्य और दर्शन के प्रति सम्मान का भाव भी हो। नेक्स्ट है एकात्मक मानववाद। इसके अनुसार मानव केवल भौतिक इकाई नहीं बल्कि आध्यात्मिक अवयवी है। वह केवल शरीर नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का संयुक्त रूप है। संपूर्ण ब्राह्मण एक इकाई है। जड़ चेतन तत्व परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक शासन। ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है। और जो राजनीतिक दर्शन में अणुवाद का संबंध है वो हॉब्स से संबंधित है। नेक्स्ट है निष्पादन बजट द्वारा दर्शाया गया कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करती है? निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्र बिंदु हैं? तो कोई भी सरकारी इकाई है अपने लक्ष्य उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करती है? इसका निष्पादन बजट के केंद्र बिंदु में है। इसके बिंदु हैं, इसमें निष्पादन स्तर की स्थापना और सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है, पहला हो जाएगा। दूसरा, जो कार्य किया जाता है इसकी मात्रा का मापन होता है, ये भी सही है। तीसरा, उस गुण की गुणवत्ता और उसके परिणाम का मापन होता है, ये भी सही है। और चौथा, इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों सही हैं। कार्य निष्पादन बजट उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के प्रोग्राम एवं कार्यों को निष्पादित किया जाता है। सरकार के लेन देन का वर्गीकरण कार्यगत होता है। इस प्रकार बजट में इनपुट और आउटपुट के मध्य सीधा संबंध स्थापित हो जाता है और सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन लागत के संदर्भ में किया जाता है। वास्तव में निष्पादन बजट का संबंध सरकार के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से होता है, ना कि विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले अवयव से। अतः निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करती है। निष्पादन बजट के निम्न बिंदु होते हैं। पहला, इसमें निष्पादन स्तर की स्थापना एवं सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है
उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम का मापन होता है। और चौथा, इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितना पैसा प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो नागरिकता से संबंधित सही नहीं है, भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति एक देश का नागरिक है, यदि दूसरी जगह की नागरिकता ले लेगा भारत के अलावा, तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। ये अनुच्छेद हमारा 9 कहता है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये सही है। नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, तो ये भी सही है। संसद के पास यह शक्ति है कि नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान कर सकता है, तो ये भी सही है। संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। नागरिकता संबंधी जो भी संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन भारत का नागरिक बने रहेगा। और अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन एवं समाप्त करने और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यूएसए के साथ 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA पर सिग्नेचर किए हैं। 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग मूल विनिमय एवं सहयोग समझौता बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले दोनों देश 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। वह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी गई है रेमो स्टोहम के द्वारा। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द बूजट से निकला है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या झोला। सन 1773 में वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपनी वित्तीय प्रावधानों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले से निकाला था, जिसका मजाक उड़ाते हुए बजट खोला गया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। इस समय से बजट का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। बजट की परिभाषा निम्न है। लिनाय ब्यूलियो के अनुसार बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाला अनुमानित प्राप्ति और खर्चों का एक विवरण है। रेन स्टोन के अनुसार बजट एक लेख पत्र है जिसमें सरकारी आय व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? तो इसमें कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कर्ता में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं, तो ये गलत है। और चौथा, कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है, तो ये भी सही हो जाएगा। नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संरचना विकेंद्रीकृत है, अर्थात इसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती। यह अराजकतापूर्ण है। इसमें प्रत्येक राज्य एक स्वतंत्र प्रभु सत्ताधारी राजनीतिक इकाई के रूप में कार्यरत होता है। इसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून एवं नियम आदेशों को लागू करने वाली बृहत वैश्विक समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली कोई सत्ता नहीं है। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केनेथ वाल्टर्स द्वारा लिखी गई पुस्तक आ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में प्रतिपादित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्ता
अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, कर्ता में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है और कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इनके द्वारा लिखी गई थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट उनके द्वारा लिखी गई थी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन। थर्ड लिखी थी, नेक्स्ट है द बुद्ध एंड हिज धर्मा, थर्ड नंबर पर। और फोर्थ नंबर पर आते हैं गांधी एंड गांधीज्म। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों का सही क्रम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन्स 1955, द बुद्ध एंड हिज धर्मा 1957 और गांधी एंड गांधीज्म ये सबसे लास्ट में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आती है वेस्टफालिया की संधि, उसके बाद यूटेज की संधि, फिर आती है वायसराय की संधि और फिर आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। तो वेस्टफालिया की संधि 1648 में हुई थी, स्टेज की संधि 1773 में हुई, वायसराय की संधि 1919 में हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की संधि 1945 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखी है? तो आर्ट ऑफ वार को लिखा गया था मैकियावेली के द्वारा। द आर्ट ऑफ वार 1521 में मैकियावेली की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में आती है द प्रिंस जो कि 1532 में लिखी गई थी, डिस्कोर्स एंड लिविंग ये 1531 में लिखी गई थी। इसका पूरा नाम है डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिटस लिविस और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये 1525 में लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखकृत कार्यों एवं अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? तो ये हो जाएंगे आलमंड और कोलमैन। आलमंड और कोलमैन ने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों में अंतर किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कारण बताइए। कथन कहता है कि भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु इसकी इच्छा है कि यह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारतीय परमाणु शक्ति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर की सही व्याख्या करता है। मई 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति का निर्माण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में प्रत्येक राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया। जब तक वह विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाने की आवश्यकता है। विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध निर्मित करने के लिए भारत के पास पलटवार की क्षमता होनी चाहिए, स्वयं को बचाने की भी इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी की चुनाव राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? तो अभी गठबंधन का निर्माण होता है, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि होती है, बहुदलीय प्रथा होती है, लेकिन कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण ये नहीं है। भारत में अभी की चुनाव राजनीति का अभिलक्षण कौन कौन से हैं? गठबंधन का निर्माण करते हैं, बहुदलीय प्रथा है, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि हुई है, खुली राजनीतिक व्यवस्था है, एक दलीय आधिपत्य का ह्रास हुआ है, प्रभावी विपक्ष का अभाव है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत एवं विचारों में भिन्नता आई है, राजनीतिक अस्थिरता है, क्षेत्रीय दलों की तीव्र विकास हुआ है, दलों का आंतरिक गुटबंदी एवं दल विभाजन हुआ है। नेक्स्ट है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं मार्क्स ने नौकरशाही को राज्य की चेतना माना है। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का उदय 16वीं शताब्दी के आसपास पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद और राज्य के उदय के साथ हुआ। धन और सत्ता जब व्यापारी पूंजीपतियों और राजाओं के हाथ में केंद्रित हो गई, तो धन संपदा के
प्रबंध एवं सत्ता के संचालन के लिए विशेष तंत्र की आवश्यकता होने लगी। यह तंत्र नौकरशाही था। इस तंत्र की मदद से पूंजीपतियों ने दूसरी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा की और राज्यों ने सामंतों पर काबू पाने में सफलता हासिल की। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि B.R. अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में ना तो विधायी शक्तियां हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियां हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और R.A. की सही व्याख्या करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राज्य की एकता और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सदृढ़ केंद्र के पक्षधर थे। इनका स्पष्ट मत था कि संविधान संघात्मक है। यह एक द्वैत शासन की स्थापना करता है। केंद्र में संघ सरकार है तथा इसके चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें होती हैं। संविधान द्वारा निश्चित पृथक पृथक क्षेत्र में उन्हें प्रभु सत्ता प्राप्त है। इसलिए अम्बेडकर ने वर्तमान संघीय ढांचे की आलोचना की थी, जिसका कारण था स्थानीय स्वशासन। अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास ना तो विधायी शक्तियां हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव J.S. मिल द्वारा किया गया है? तो J.S. मिल ने कहा है महिलाओं के अधिकार होने चाहिए और वैवाहिक महिला संपत्ति विधेयक भी पास होना चाहिए, A और C। J.S. मिल ने महिलाओं के अधिकार एवं विवाहित महिला संपत्ति विधेयक का समर्थन किया है। मिल के अनुसार महिलाओं का पिछड़ापन किसी भी प्रकार उनकी बौद्धिक प्रतिभा की कमी का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह उनकी सदियों की दासता का परिणाम है। यदि दासता के बंधन से महिलाओं को मुक्त कर दिया जाए तो उन्हें महिलाओं जो हैं उनको पुरुषों की समान ही उन्नति एवं विकास के अवसर दिए जाएं, तो कोई कारण नहीं है कि वे पुरुषों के समान ही सिद्ध ना हो। इसके मतानुसार स्त्री पुरुष की असमानता दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें पुरुषों के समान ही मताधिकार दिए जाएं। नेक्स्ट आते हैं हीगल के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। हीगल ने राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना बताया है और दूसरा, हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं। इनका मानना है कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है, तो ये भी सही है। हीगल इन दोनों के बारे में सही है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया है, ये गलत है। और हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हीगल के अनुसार राज्य निरंकुश, सर्वशक्तिमान और आभ्रांत है। राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और पृथ्वी पर अस्तित्वमान एक देवी विचार है। हीगल ने महिलाओं को कमतर माना है। इनके अनुसार महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल के अनुसार यदि स्त्री सार्वजनिक जीवन में आती है तो यह बड़ा ही हानिकारक होगा, क्योंकि उनके विचार सोचे समझे नहीं होते। वे सार्वजनिक क्षेत्र में, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, में ऐसी नैतिकता और न्याय विचार नहीं लाएंगी जो परिवार के अनुरूप हो। वे निष्पक्ष नहीं हो सकती और सैद्धांतिक निष्कर्ष को निकालने की क्षमता उनमें नहीं होती। नेक्स्ट है, हीगल ने नागरिक समाज की अवधारणा को अस्वीकार नहीं किया है, बल्कि उनके अनुसार परिवार एवं राज्य के बीच नागरिक समाज एक महत्वपूर्ण संरचना है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में आपस में 3 संबंधित पहलू होते हैं: जरूरत की व्यवस्था, न्याय का प्रशासन, पुलिस एवं सहयोग की जरूरत। हीगल ने युद्ध का समर्थन करते हुए ऐतिहासिक विकास का एक माध्यम माना है। इनके अनुसार युद्ध जनता का नैतिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते? तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं T.H. ग्रीन और हेरोल्ड लॉस्की, लेकिन जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता वह होती है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना उनकी उन्नति करने में समर्थक होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में मनुष्य को इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। बशर्ते है कि उनका कार्य दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न डाले और ना दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाता हो। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं, पहले हैं प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, वेशाके और लॉस्की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं साइमन कमीशन, 1928 में आया था। फिर आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। उसके बाद 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। फिर कम्युनल अवार्ड आता है 1932 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है यूएन चार्टर में शांति की संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दी गई हैं। तो पहला, विवादों के शांतिपूर्ण निपटान के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अध्याय 8 में शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। अध्याय 7 विवादों के बलपूर्वक निपटाने के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। ए और सी सही हो जाएंगे। यूएन चार्टर में शांति की संरक्षण के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई हैं। अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटान के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया है। नेक्स्ट है श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं। तो जो अरविंदो हैं इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से संबंधित बताया है, उनसे भिन्न माना है। दूसरा, ये अवयवी के रूप में राष्ट्र को मानते हैं। तीसरा, इन्होंने धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद को माना है। ए बी सी सही हो जाएंगे। श्री अरविंदो ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी है। इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी दिया है और इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें राष्ट्रवाद को धर्म एवं आध्यात्म से जोड़ा गया है। श्री अरविंदो के अनुसार राष्ट्रवाद एक धर्म, भारत माँ एक देवी है जो कि अंग्रेजों द्वारा शोषित एवं ग्रसित है। राष्ट्र कोई भौतिक राजनीतिक इकाई नहीं है। श्री अरविंदो ने राष्ट्रवाद को निम्न रूपों में माना है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का पाश्चात्य अवधारणा से भिन्न अवयवों के रूप में राष्ट्र। दूसरा, धार्मिक लालसा नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संख्या दी है। तो ये हो जाएंगे गैनवेल ऑस्टिन। गैनवेल ऑस्टिन ने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संख्या दी है। गैनवेल ऑस्टिन अमेरिकी राजनीतिक विद्वान, भारतीय संविधान के समीक्षक और भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो गड़बड़ है, इसलिए हम सीधा आंसर देखेंगे। पहले आते हैं ए.एफ. बेंटले के द्वारा लिखी गई है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1908 में लिखी गई थी। उसके बाद रॉबर्ट ए. डहल ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस लिखा है 1963 में। जेम्स सी. चार्ल्स वर्थ ने कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 लिखा है और डेविड ईस्टन ने आ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्दों को भारतीय संविधान में समावेश किया गया था। तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक है। इनके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4A और 14A और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राजा राममोहन राय के बारे में सही है, बताइए। राजा राममोहन राय ये उपनिषदों से प्रभावित थे, पहला सही हो जाएगा। ये युक्तिवादी और एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, ये भी सही हो जाएगा। बी ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रिगुणित ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे, तो ये भी सही हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों के आध्यात्मिक एकात्मवाद के तार्किक सिद्धांत को स्वीकार किया है। ईश्वर की एकता उनके दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत था। इस्लाम के एक ईश्वरवाद की धारणा के प्रभाव के फलस्वरूप ही राजा राममोहन राय ने बहुदेववाद का खंडन करते हुए एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है। राजा राममोहन राय नास्तिकता को प्रोत्साहित न
देकर विश्वास के स्थान पर विवेकी सृजन के समर्थक थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। यही देखते हैं, देखो लॉर्ड वाइस मॉडर्न डेमोक्रेसी इनके द्वारा लिखी गई है 1921 में। ग्राहम वालश इनके द्वारा ह्यूमन नेचर्स इन पॉलिटिक्स लिखा गया है। ग्रेवियर आलमंड इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 लिखा है। और चार्ल्स ई मेरियम आ न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 2 कथन बताइए। कथन कहता है कि जॉन लॉक स्वातंत्र बोधक व्यक्तिवादी थे। पहला सही हो जाएगा। दूसरा जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी बी मैकफरसन ने अपनी पुस्तक स्वातंत्रमूलक शक्तिवादी का राजनैतिक सिद्धांत हॉब्स ने लॉक 1962 में हॉब्स और लॉक को स्वातंत्रमूलक व्यक्तिवादी एवं पूंजीवाद के समर्थक कहा जाता है। स्वातंत्रमूलक व्यक्तिवाद का तात्पर्य है संपत्ति, लाभ, पद, सम्मान आदि का समाज में बंटवारा योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने शरीर, बुद्धि और अपनी क्षमता का मालिक स्वयं होता है और वह उसके लिए समाज का ऋणी नहीं है। इस प्रकार से स्वातंत्रमूलक व्यक्तिवाद आवश्यकता आधारित समाजवाद की बजाय योग्यता आधारित उदारवाद का समर्थक है। नेक्स्ट है रेंसी लिकर्ड ने संगठन के स्तर एवं नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की है। इस दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था शोषणकारी सत्तावादी, इन्होंने हितकारी सत्तावाद दिया है, फिर विमर्शकारी नेतृत्व और फिर आता है सहयोगी। रेनिश लिकर्ड ने संगठन के स्तर एवं नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों की पहचान की है, जो कि निम्न प्रकार है। पहले आती है शोषणकारी सत्तावादी, दूसरी आती है हितकारी सत्तावादी, तीसरी है विमर्शकारी नेतृत्व और चौथी है सहयोगी या सहभागी। इन चारों पद्धतियों का मूल्यांकन करते हुए लिकर्ड का निष्कर्ष है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अवस्था में सामंजस्य स्थापित करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मैरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? तो मैरी पी फॉलेट के विचार में आते हैं रचनात्मक द्वंद्वता और स्वीकृत क्षेत्र। एम पी फॉलेट के अनुसार व्यक्तिगत मतभेद के कारण संगठन में विरोध अवश्यंभावी है। विरोध को बेकार एवं नुकसानदायी नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाना चाहिए और उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। अतः फॉलेट ने इस विरोध के समाधान के 3 तरीके बताए हैं। पहला प्रभुत्व, एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत। तीसरा समझौता, दोनों पक्ष अपनी मांगों का कुछ हिस्सा जोड़ते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, इसे समझौता कहा जाता है। और तीसरा एकीकरण, नए समाधान की खोज जो दोनों पक्षों की ज़रूरत पूरी करे। फॉलेट ने तीनों के एकीकरण को सबसे बेहतर मार्ग बताया है तीनों में से। नेक्स्ट है कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रहने के लिए केंद्रीय शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाला संघ का दृष्टता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संगठन युग एवं केंद्र में कमज़ोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी है। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रहने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रहने वाला संघ का दृष्टांत है। गठबंधन युग एवं केंद्र में कमज़ोर सरकार के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असमिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। दोनों कथन सही हो जाएंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी
संविधानवाद की विशेषता नहीं है। तो संविधानवाद की विशेषता, पहला सांस्कृतिक आधारित अवधारणा है, गतिशील अवधारणा भी है, मूल आधारित अवधारणा भी है, लेकिन पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। संविधानवाद प्रजातांत्रिक भावना एवं व्यवस्था पर आधारित एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो कानून एवं नियमों द्वारा संचालित होती है। इसके तहत शक्तियों के एकीकरण एवं निरंकुश संप्रभुता के लिए कोई स्थान नहीं है। अपनी प्रजातांत्रिक प्रकृति और राज्य समक्ष विचारधारा के कारण संविधानवाद की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, संविधानवाद मूल संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद संस्कृति से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद संभागी अवधारणा है। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है और संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। नेक्स्ट आते हैं रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी है? तो इसको लिखा गया था ओशबॉर्न और गेवलर के द्वारा। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 डेविड ओशमैन और टेड गेवलर की पुस्तक है। इसमें ओशमैन एवं जो गेवलर हैं, इन्होंने नवलोक प्रबंधन के 10 उद्देश्यों का विवरण दिया है। पहला आता है उत्प्रेरक सरकार, दूसरा समक्ष सरकार, तीसरा लक्ष्य संचालित सरकार, चौथा उद्यमी सरकार, पांचवा पूर्वानुमानी सरकार, छठवां समुदाय के स्वामित्व वाली सरकार, सातवां लक्ष्य संचालित सरकार, आठवां परिणामोन्मुख निर्देशित सरकार, नौवां अभोक्ता निर्देशित सरकार और 10वां विकेंद्रित सरकार। नेक्स्ट है भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? जो श्रमिक आंदोलन है ये दुष्प्रभावित होता है कम सदस्यता के कारण, कमजोर वित्त के कारण और अनेक संघों के होने के कारण। विभेदी संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति जैसे संविधान के विभिन्न भागों के लिए हैं, तो ये इसको प्रभावित नहीं करती। भारत में जो श्रमिक आंदोलन है इनको दुष्प्रभाव करने वाले परिणाम हैं कम सदस्यता है, कमजोर वित्त है, अनेक संघों का होना है, कमजोर नेतृत्व का होना है और आंदोलन का संगठित ना होना है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय सरकार से संबंधित कौन सा नहीं है? तो इसमें सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं पाया जाता, लोक स्वास्थ्य, लोक उपयोगी सेवाएं और जो स्वच्छता है वो पाई जाती है। स्थानीय शासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय संस्था द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाता है। स्थानीय शासन लोकतंत्र पर आधारित है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। यदि प्रशासन को जागरूक एवं अधिक कुशल बनाना है तो उनका प्रबंधन और संचालन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही संचालित होना है चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के निम्न कार्य संबंधित हैं। पहला, इसमें लोक उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा। नेक्स्ट है मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? तो पहला, अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते, तो ये इससे संबंधित नहीं है। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की वजह सामाजिक मूल्य होते हैं, सही है। संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, ये भी सही है। और श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है, तो ये भी सही है। मानव संबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से सभी कथन सही हैं। जैसे संगठन में व्यक्तिगत समूहों की वजह सामाजिक मूल्य होते हैं, संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी हैं, मानव संबंध उपागम में श्रमिक को एक मशीन ना मानकर सामाजिक प्राणी की तरह बर्ताव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, देखते हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है? तो ये 6 महीने तक संभालते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग और किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। तब तक जो उपराष्ट्रपति हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और ये 6 महीने तक करते हैं।
क्योंकि अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्त पद को यथासंभव 6 महीने के अंदर भर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उपराष्ट्रपति को वही उपलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुथुस्वामी रिटायर बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो इन्होंने कौन सा निर्णय दिया है? इन्होंने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में एवं संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुथुस्वामी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त होगी। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध परवर्णी शब्द प्रोस्टोकॉर्व किसने गढ़ा है? तो इनको लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक और उर्विक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे कहा जाता है पोस्टकॉर्व। इसमें पोस्टकॉर्व शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षर से मिलकर बना है, जिसमें पी से प्लानिंग योजना बनाना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, एस स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना, एस डायरेक्टिंग निर्देशन करना, डब्ल्यू पोस्टकॉर्व है सी फॉर कोऑर्डिनेशंस जो कि समन्वय करना, आर फॉर रिपोर्टिंग रिपोर्ट देना और बी फॉर हो जाता है बजटिंग बजट तैयार करना। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन है, इनका जनक माना जाता है फेडरिंग्स को। फेडरिंग्स सही आंसर हो जाएगा। फेडरिंग्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। वह एक दशक 1960 से 1970 तक कैग के अध्यक्ष थे। उनके बाद रिचर्ड गैवल ने इनकी जगह ली। फेडरिक रिंग्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला, एक विशिष्ट व्यवस्था एवं व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझना। दूसरा, नौकरशाही के व्यवहार में संस्कृति परिय एवं राष्ट्रपरीय अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करना। किन्हीं विशिष्ट परिवेशीय स्थिति में किसी विशिष्ट प्रशासन की सफलता एवं असफलता के कारण की जांच करना और प्रशासनिक समूहों की रणनीति को समझना। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में आया था। नेक्स्ट आते हैं इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, ये 2005 को आई थी। हाई टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन एंड ग्रुप 2002 से संबंधित है। और नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये 2004 से संबंधित है। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट 2020 में आया था। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2005 में आया। हाई टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ग्रुप 2002 में आया और नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में आया था। नेक्स्ट आते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो ये 12 मई 2020 को आया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रारंभ किया गया। इस अभियान के तहत उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना है जिस वजह से भारत का ज़्यादातर व्यापार दूसरे देशों पर निर्भर करता है। इसमें बाहर की वस्तुओं पर निर्भरता ना होकर अपने स्वयं के स्तर पर अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण कर देश को प्रदान करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। पहला, अर्थव्यवस्था, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग और बढ़ती जनसंख्या। नेक्स्ट है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो इसमें सार्क के जो सदस्य थे, नेताएं थे, उनको आमंत्रित किया गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सार्क संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया, जबकि 2019 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक संगठन के सदस्यों
को बुलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है ब्यूरोक्रेटिक टेरर, ये हन्ना अरेस्ट से संबंधित है। कल्चरल रेवोल्यूशंस, ये माओ जेडोंग से संबंधित है। आपाथिड, इसका संबंध है फांज फैनन से। और एलिगोरी ऑफ केव्स, इसका संबंध है प्लेटो से। ब्यूरोक्रेटिक टेरर का संबंध है हन्ना अरेस्ट से। कल्चरल रेवोल्यूशन का संबंध है माओ जेडोंग से। आपाथिड का संबंध है फांज फैनन से। और एलिगोरी ऑफ केव्स का संबंध है प्लेटो से। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की अभिलक्षण नहीं है। सतत विकास के अंतर्गत आता है पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरा पर्यावरण हाश के बिना विकास से संबंधित है। तीसरा भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, ये भी सही हो जाएगा। ये अनियंत्रित विकास का समर्थन नहीं करती। ऐसे विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार से करते हैं कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े, उसे सतत विकास एवं धारणीय विकास कहते हैं। इसकी निम्न आवश्यकताएं होती हैं। पहला, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित है। यह पर्यावरण हाश के बिना विकास को प्रेरित करता है। यह नियंत्रण विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। ये कहा था वुडलो विल्सन ने। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना है या उसे लागू करना है। वुडलो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। लोक प्रशासन का कार्य कानून को व्यवस्थित रूप से लागू करना। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की एक गतिविधि है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है। तो नव उपनिवेशवाद को उभरने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला, यूरोपीय शक्तियों की कमज़ोर हुई स्थिति। दूसरा, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संचेतना में वृद्धि। उपनिवेशवाद एक नई अवधारणा है। इसे डॉलर साम्राज्यवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद आदि नामों से जाना जाता है। नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नियंत्रण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग विकसित राष्ट्र नवोदित अल्प विकसित राष्ट्रों का आर्थिक शोषण करने के लिए है। वे राष्ट्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता, शास्त्रों की सहायता और तकनीकी ज्ञान उत्पादन के क्षेत्र में विकसित देश के ऊपर ही आश्रित होते हैं। इनकी विकसित देशों पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं हो पाते। नव उपनिवेशवाद के उदय के निम्न कारण थे। पहला, यूरोपीय ताकतों का कमज़ोर होना। दूसरा, नवोदित राष्ट्र का आर्थिक कमजोरी। और तीसरा, विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, ये सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाती हैं, जनमत बनाती हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं रखती। राजनीतिक दल के निम्नकार होते हैं। पहला, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना। दूसरा, जनमत बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, शासन सत्ता को मर्यादित करना, जनता एवं शासन से संबंध स्थापित करना, स्थानीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और शासन की आलोचना करना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रविंद्र रे का संबंध है नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी से। दूसरा, आशीष कुमार रॉय का संबंध है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर से। कैरोल स्पैरी का संबंध है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया से। और संजय कुमार का संबंध है इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। रविंद्र रे का संबंध है द नक्सलाइट एंड देयर
आइडियोलॉजी से आशीष कुमार रॉय का संबंध है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर से। कैरोल स्पेरी का संबंध है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया से। और संजय कुमार का संबंध है इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताइए। तो इनका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के मध्य जो रेखा पाई जाती है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा तात्कालिक ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। भारत मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और इसे स्वीकार भी करता है, लेकिन चीन ना तो इसे मान्यता देता है और ना ही स्वीकार करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मनुष्य को सामाजिक हितों के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, तो ये सही हो जाएगा। अधिकारों का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता एवं सकारात्मक सुविधा प्रदान करता है। इससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सकते हैं। व्यक्ति को अधिकार उनके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं संपूर्ण समाज के सामूहिक हितों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अधिकारों का प्रयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों पर संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचती है, तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला पकड़ने से हम कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या गला पकड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मजदूर संघ दिए गए हैं, उनको उनके गठन के वर्ष के अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी 1955 में। फिर आती है इंटेक, ये 1947 में स्थापित किया गया था। और जो अहमदाबाद वस्त्र श्रम संघ है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। और जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। तो सबसे पहले बना था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, उसके बाद अहमदाबाद वस्त्र मिल संघ जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है 1918 में स्थापित किया गया। फिर इंटेक की स्थापना 1947 में हुई थी। फिर 1955 में बना था भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ 1955, इंटेक 1947, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 और बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1884 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथन में से जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, इसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। यह कथन था हॉब्स का। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की अवधारणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो, वह उतने समय के लिए उसका हो जाता है। हॉब्स का कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाने रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बुक्स और उनकी रचनाकार बताइए। पहले आती है फतवाए जहांदारी, इनका संबंध है जियाउद्दीन बर्नी से, जियाउद्दीन बर्नी से। नेक्स्ट आते हैं थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, इसका संबंध है वी.आर. अम्बेडकर से। इंडिया इंडिपेंडेंट एम.एन. रॉय से संबंधित है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसका संबंध है चार्ल्स बैटलेहम से। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ही वी.आर. अम्बेडकर से संबंधित है। इंडिया इंडिपेंडेंट, ये एम.एन. रॉय से संबंधित है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये चार्ल्स बैटलेहम से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रारंभिक उदारवाद को सी.वी. मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित करते हैं, तो इन्होंने
सत्व उदारवाद के रूप में इसको अभिलक्षित किया है। C.V. मैकफर्सन के अनुसार प्रारंभिक उदारवादी चिंतन एक अव्यक्त अवधारणा पर आधारित रहा है और यह अवधारणा आज भी इसके साथ जुड़ी हुई है। इस अवधारणा को मैकफर्सन ने स्वतंत्र मूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। इसमें यह विचार निहित है कि व्यक्ति वस्तुतः अपने अपने शरीर और क्षमताओं का स्वामी होता है और इसके लिए वह समाज का ऋणी बिल्कुल नहीं है। अतः इसकी सहायता से व्यक्ति जो अर्पित करता है वह उनकी अपनी संपत्ति बन जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डायस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? तो इसमें राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। दूसरा नेक्स्ट है, उनके सिद्धांतों में गतिशीलता के लिए शाम के स्थान पर सम स्थिति का प्रयोग होता है। तो ये भी सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डायस का संबंध संचार सिद्धांत से है जो कि व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। संचार सिद्धांत निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें सूचना को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और विभिन्न संरचनाओं में सूचनाओं के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। इस सिद्धांत में गतिशीलता के लिए शाम के स्थान पर सम स्थिति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि एवं अवसंरचना विकास के कार्यक्रम हैं? तो मजदूरी वृद्धि अवसंरचना के विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं कैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, दूसरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, तीसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। निम्नलिखित योजनाएं मजदूरी वृद्धि एवं अवसंरचना विकास के कार्यक्रम हैं कैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, सघन ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन गारंटी रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार से संबंधित है? तो एकमेव अधिकार से संबंधित है धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, दूसरा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये दोनों ही लोकसभा के एकमेव से अधिकार से संबंधित हैं। कुछ मामलों में लोकसभा के पास एकमेव अधिकार प्राप्त हैं जैसे धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत में। दूसरा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित होती हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक सक्रिय समूह या सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? तो ये गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो कि सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। ये सोशल एक्शन ग्रुप से संबंधित नहीं हैं, जबकि ये गैर संगठित संगठन होते हैं, सही है। दूसरा, ये अव्यावसायिक संरचना होती हैं, ये भी सही है। और ये पक्षपाती समूह होते हैं, तो ये भी सही है। सामाजिक सक्रिय समूह एक अनौपचारिक संगठन होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ साथ भौतिक प्राणी भी है। इनकी अनंत आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह अपने प्रयासों से नहीं कर सकता, कारण इनके पास सीमित साधन एवं शक्तियां हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति साथ साथ प्रयास करते हैं तो वे समूह का निर्माण करते हैं। वे समूह एक दूसरे के साझा हितों के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़े होते हैं। ये समूह सरकार के समर्थन पर आश्रित नहीं होते। नेक्स्ट है, भारतीय विदेशी नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? जो इंदिरा सिद्धांत है इसका संबंध है, इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा, ये भी सही है। इंदिरा सिद्धांत इंदिरा गांधी द्वारा लिखित नीतियों का एक समूह है। यह सिद्धांत दक्षिण एशिया के भीतरी बाहरी देशों के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। इस सिद्धांत ने
1970 से 1980 के दशक में दक्षिण एशिया के लिए भारत के दृष्टिकोण को निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी नीतियों के नियम में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। पहला, भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है, ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौता SPA पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सही हो जाएगा। A और C सही है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 2015 में भूमि सीमा करार किया है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 111 सीमावर्ती एन्क्लेव बांग्लादेश को मिले, जबकि बदले में 51 एन्क्लेव भारत को मिले। भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आते हैं, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इन्होंने मॉस्को टेस्ट वेन ट्रीटी की थी। दूसरा, इन्होंने ताशकंद समझौता किया था। तीसरा, भारत रूस मैत्री संधि की थी। और चौथा, इन्होंने भू सीमा समझौता किया था। भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते का सही क्रम है मॉस्को टेस्ट वेन ट्रीटी 1963, ताशकंद समझौता 1966, भारत रूस मैत्री संधि 1971 और भू सीमा समझौता 2015। नेक्स्ट आते हैं, भारत की प्रवासी नागरिकता OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूहों को निम्नलिखित में से कौन या क्या प्रदान नहीं किया जाता। इनको शैक्षणिक अधिकार है, लेकिन नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इन्हें आर्थिक क्रियाओं का भी अधिकार होता है और जीवन पर्यंत वीज़ा की भी प्राप्ति होती है। भारत की प्रवासी नागरिक OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही OCI धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ जा सकता है। OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्यता देता है और भारतीय गृह मंत्रालय के अनुसार OCI कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की सभी तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। पहला, चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते और खेती वाली ज़मीन नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सॉल्ट 1 का संबंध है 1972 से, सॉल्ट 2 का संबंध है 1979 से और स्टार्ट 1 का संबंध है 1990 से और INF ट्रीटी का संबंध है 1987 से। सॉल्ट 1 1972, सॉल्ट 2 1979, स्टार्ट 1990 और INF ट्रीटी 1987। नेक्स्ट है, सरकार के स्वरूप एवं अनिवार्य विशेषताएं बताइए। पहले आती हैं मंत्रिमंडलीय सरकार का संबंध है सामूहिक उत्तरदायित्व से। अध्यक्षात्मक सरकार का संबंध है शक्तियों के योग से या वियोजन से, सेपरेशन ऑफ पावर से। और संघात्मक सरकार का संबंध है शक्तियों के विभाजन से और एकात्मक सरकार का संबंध है शक्तियों का केंद्रीकरण से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है। अध्यक्षात्मक सरकार ये शक्तियों के वियोजन से संबंधित है। संघात्मक शासन शक्तियों के विभाजन से संबंधित है और एकात्मक शासन या सरकार का संबंध है शक्तियों के केंद्रीकरण से। नेक्स्ट आते हैं, हन्ना अरेंड की रचना को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले इन्होंने द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म से संबंधित है। दूसरी द ह्यूमन कंडीशन, तीसरी है ऑन रिवोल्यूशंस और चौथी है ऑन वायलेंस। हन्ना अरेंड की रचनाओं का आरोही क्रम इस प्रकार है: द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म,
1971 में आई थी। द ह्यूमन कंडीशन 1958 में आई। ऑन रेगुलेशन 1963 में आई। और ऑन वायलेंस का संबंध है 1969 से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के शासनकाल सिद्धांत या रियलिज्म थ्योरी के संबंध में सही बताइए। तो पहला है यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। तो पहला सही हो जाएगा। और उन्हें सिद्धांत, मानकों, कानून एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। पहला और चौथा सही है। शासन सिद्धांत रियलिज्म थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों के भीतर एक दृष्टिकोण है। राजनीतिक विज्ञान का एक उप अनुशासन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता को कम करने और विभिन्न सामूहिक कार्यवाही समस्याओं को काबू पाने के शासन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करके राज्यों के बीच सहयोग की घटना की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। सही नहीं है बताइए। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान की धारा 280 में दिया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, वित्त आयोग अध्यक्ष और सदस्य दोनों, ये वित्त में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होता है। तो ये गलत हो, क्या हो जाएगा, बी गलत है। सी कहता है कि वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद या लोकसभा में प्रस्तुत करता है। ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता को निश्चित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। तो ये भी सही हो जाएगा। सी, बी और सी गलत हो जाएंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्याख्या की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। तो यह मास्क के धन संचय के विचार से संबंधित है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि एवं अर्ध परिधि के बीच बटा हुआ है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं। विश्व व्याख्या सिद्धांत मास्क के धन संचय के विचार से प्रभावित है। धन संचय का आधार पर विश्व केंद्र, परिधि एवं अर्ध परिधि के बीच बटा हुआ है। तीनों का संबंध शोषणकारी होता है। कोर के द्वारा परिधि एवं अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है, जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट है मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है। तो ये उसमें आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहिए, सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। पहला सही है। दूसरा, आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उनको प्राप्त करने भी सीखता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, आम मानव का कार्य करने के लिए प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। ये भी सही हो जाएगा। उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है। ये गलत है। मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपनी प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की हैं। आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, उनकी प्रमुख चिंताएं सुरक्षा रहती है। दूसरा, आम मानव
समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उनको प्राप्त करना भी सीखता है। तीसरा, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है बल्कि यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। नेक्स्ट है, विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला, महिलाओं को मताधिकार देने पर बल दिया गया है। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर बल दिया गया है। संस्कृति और संदर्भ पर बल दिया गया है। और चौथा, पर्यावरण नारीवाद पर बल दिया गया है। नारीवादी आंदोलन के विचारों संबंधी केंद्रीय विचार का सही कालक्रम है। महिलाओं को मताधिकार देने पर बल दिया गया है। सामाजिक आर्थिक समानता पर बल दिया गया है। संस्कृति एवं संदर्भ पर बल दिया गया है। और पर्यावरण नारीवादी या इको फेमिनिज्म पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, अनुदारवाद के मूल विश्वास बताइए। अनुदारवाद में परंपरा होती है, पद सौंपने की और सत्ता होती है। ए बी सही हो जाएंगे। अनुदारवादी समाज में विद्यमान परंपराएं, प्रथाएं एवं संस्थानों को अत्यधिक सम्मान देते हैं। इनके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर द्वारा प्राकृतिक नियमों के आधार पर इस विश्व का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार इस मानवीय समाज का निर्माण किया गया है। यह पद सौंपने और सत्ता में विश्वास करते हैं। एडमंड बर्ग ने प्राकृतिक कुलीन तंत्र का विचार दिया है। इनके अनुसार शरीर में अंगों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में प्रत्येक वर्ग के कार्य अलग अलग होते हैं और समाज में विद्यमान इस विषमता का अभिप्राय है कि शासन सत्ता का सम्मान होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना से जोड़ा है? तो ये हैं इमैनुएल वाल्टर स्टेन। वाल्टर स्टेन मार्क्सवादी विचारक हैं। इन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण किया है। इन्होंने विश्व व्यवस्था के राज्य को 3 भागों में विभाजित किया है, कोर, अर्ध परिधि और परिधि। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखते? जो आधुनिक उदारवाद है वो पलने से कब्र तक कल्याण में विश्वास रखते हैं, न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं रखते, सकारात्मक स्वतंत्रता में रखते हैं और सामाजिक उदारवाद में भी विश्वास रखते हैं। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राज्य के साथ उनके संबंध के कार्य क्षेत्र के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हैं। आधुनिक समय में उदारवाद व्यक्ति की बजाय समाज के हित को प्राथमिकता देता है। इसी कारण आज राज्य को कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी विचारक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे उसके लिए राज्य को मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कुछ हनन ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार नवीन उदारवाद का दृष्टिकोण राज्य के प्रति सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। यह न्यूनतम राज्य की अवधारणा पर विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हम इनको देखते हैं यहाँ, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ कैथरीन मैकिनन, इनका संबंध है टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है सुजैन मूरल हॉकिन, इनका संबंध है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली से। एस फायरस्टीन का संबंध है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। और बेल हुक का संबंध है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चुनावी राजनीति में विवाद का विषय है? वाद विवाद के विषय से संबंधित कौन कौन से हैं? तो पहला, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन पर वाद विवाद होता है। दूसरा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी वाद विवाद होते हैं। और एक सदस्य के निर्वाचन आयोग पर भी वाद विवाद नहीं किए जाते। लेकिन स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना, इस पर वाद विवाद होता है। हालिया राजनीति में विवाद के अनेक मुद्दे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, एक राष्ट्र एक चुनाव, स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानकों को प्रारंभ करना जैसे मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, जो एक
स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में विवाद का मुद्दा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सही है? पहला, इन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, ये भी सही हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक सुधारों पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी है, ये भी सही है। और चौथा, तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ए, बी, सी, डी सही हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। वे एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अस्थिर राष्ट्रवादी, यथार्थवादी दोनों थे। राष्ट्रवाद के बारे में तिलक की संकल्पनाएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की पश्चिमी सिद्धांतों से भी प्रभावित थीं। तिलक ने राज्यों के भाषाई आधार पर निर्मित करने पर बल दिया है। वे राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं दबाव जैसे साधनों का प्रयोग किया था और बल दिया था। नेक्स्ट आते, निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो भारत ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलीज से संबंधित है और वेस्टर्न अरेंजमेंट से भी संबंधित है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप से संबंधित नहीं है। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है, हालांकि भारत इस ग्रुप में सम्मिलित होने के लिए लगातार प्रयासरत है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 48 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है, दक्षिणपंथी सिद्धांत नवदक्षिणपंथी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाले विचारधारा स्कूल हैं, ऑस्ट्रेलियन स्कूल, शिकागो स्कूल दोनों। नवदक्षिणपंथी विचारधारा, जिसका 1970 के अंत में थीचरवादी विचारधारा के नाम से इंग्लैंड में उद्भव हुआ। नवदक्षिणपंथ नव उदारवाद का ही एक रूप है। नवदक्षिणपंथ शब्द सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ वित्तीय समूह के साथ जुड़ा था, जो कि 3 प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक एवं चिंतकों के लेखों से प्रभावित थी। यह विचारधारा ऑस्टिन स्कूल में भी फली फूली थी। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको 1999 में स्थापित किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में हुई थी। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसको 2003 में स्थापित किया गया था। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये आया था 1988 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में आया। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस एक्ट 1988 में आया। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आधे ऑप्शन यहाँ दिए, आधे दिए हैं पीछे। हम इनका आंसर देखेंगे। पहले आती है डाई थॉमस आर, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी 1972 सबसे पहले आई थी। उसके बाद एंडरसन जेम्स ई की पब्लिक पॉलिसी मेकिंग 1975 में आई। डोर एहेगल के द्वारा पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीएग्जामिन्ड 1983 में आई थी। और भ्रष्टाचार मोहित न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2016 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि औपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। यह किसका कथन है? तो ये है फ्रांसिस फैनन का।
फ्रांसिस फैनन का जन्म कैरेबियन खाड़ी के द्वीप मार्टिनिका में हुआ था। फैनन मनोरोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ आश्रित जाति के कवि, क्रांतिकारी, दार्शनिक, मानवतावादी, मार्क्सवादी एवं आलोचनात्मक सिद्धांतों के समर्थक थे। फैनन का कथन है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि औपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। जहां परंपरागत मार्क्सवादी सर्वहारा को क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, वहीं फैनन किसानों को क्रांति का नेतृत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पेरियार। ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया है? तो इन्होंने मानव की गरिमा के पक्ष में तर्क दिए हैं। ईवी रामास्वामी का जन्म मद्रास प्रांत तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सार्वजनिक दृष्टि से पिछड़ी जाति में हुआ था। पेरियार एक सम्मान सूचक शब्द है जिसका तात्पर्य है मान्यवर या महामान्य, पूज्य या सम्मानित व्यक्ति। पेरियार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा पर बल देते हैं। पेरियार मानवीय विवेक, तर्क एवं सामाजिक समानता के समर्थक हैं। इसलिए जन्म आधारित जाति व्यवस्था और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हैं कथन बताइए। पहला है, शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, UN सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, इसके लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक प्रयत्नों द्वारा शांति के संकटों को रोकना, समाप्त करना, आक्रमण एवं शांति भंग की अन्य चेष्टाओं को दबाना, न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण साधनों द्वारा उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं स्थितियों को सुलझाना, निपटारा करना, उनसे शांति भंग होने की आशंका हो। इन सभी मामलों में निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखने वाला संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र निकाय है। यह विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गौरतलब है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई थी? तो ये 26 नवंबर 1949 से लागू हुई थी। भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ प्रावधान संविधान के लागू होते ही स्वतः ही लागू हो गए थे। भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति भी 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें कौन कौन सी हैं? तो पहले, इकाइयों के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणात्मक मसला, ये भी सही है। तीसरा, खोज के केंद्र की परिभाषा, ये भी सही हो जाएगा, ABC सही है। जब हम किसी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत आधार पर एक ही श्रेणी में रखते हैं, फिर उनके विभिन्न अंशों की समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर किसी निश्चित नियम के बारे में प्रकल्पना प्रस्तुत करते हैं, तब हमारी कार्य विधि को तुलनात्मक पद्धति की संज्ञा दी जाती है। तुलनात्मक पद्धति के लिए निम्न शर्तें होती हैं। पहला, इकाई के चयन के रूप में तुलनात्मक खाका खींचना। दूसरा, खोज के केंद्र के लिए तुलनीय अवधारणात्मक मसला। और तीसरा, खोज के केंद्र की परिभाषा। नेक्स्ट है, हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु एवं मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह किसका विचार है? तो ये फ्रांसिस फुकुयामा का विचार है।
द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में। अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक में फुकुयामा ने कहा था कि पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के उदय के साथ ही शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। मानवता न केवल युद्ध के बाद के इतिहास की एक विशेष अवधि के पारित होने तक पहुंच गई है, बल्कि इतिहास का अंत इस प्रकार है, अर्थात मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं डिसीजन मेकिंग का संबंध है हर्बर्ट सिमोन से। डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट सिमोन से संबंधित है। इकोलॉजिकल अप्रोच, इसका संबंध है फ्रेडरिक रिंग से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है मुनरो बुक कॉन्फ्रेंस से। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है एडवर्ड वेडनर से। पहले आते हैं डिसीजन मेकिंग, ये हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। इकोलॉजिकल अप्रोच का संबंध है फ्रेडरिक से। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है मुनरो बुक कॉन्फ्रेंस से, 1968 में आया था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है एडवर्ड वेडनर से। नेक्स्ट आते हैं शिकागो विचारधारा की अर्थशास्त्रियों में से सबसे प्रमुख कौन से हैं, तो इनका नाम है मिल्टन फ्राइडमैन। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नवशास्त्रीय आर्थिक विचारों का संकाय है जो कि शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। मिल्टन फ्राइडमैन और जॉर्ज स्टिंगलर को शिकागो स्कूल का प्रमुख विद्वान माना जाता है। शिकागो मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांत ने 1970 के दशक के मध्य तक मुद्रावाद के पक्ष में केशियनवाद को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले आते हैं गद्यांश। अन्य अनेक पक्षों की तरह मार्क्स ने महिलाओं के विषय में भी हीगल से प्रारंभ किया है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं में अपेक्षाकृत कम तार्किक योग्यता होती है और पुरुष और महिला में प्राकृतिक अंतर अपरिवर्तनीय है। मार्क्स ने महिलाओं की भूमिका और स्थिति के बारे में अधिक नहीं कहा है। इन्होंने यह पक्का मान लिया है कि समाजवाद नारी को मुक्ति प्रदान करेगा क्योंकि उनकी रचना जर्मन आइडियोलॉजी और कैपिटल में परिवार में श्रम के प्राकृतिक एवं स्वतः प्रवर्तित विभाजन की बात कही गई है। इसी प्रकृति सिद्धांतों ने सामाजिक संबंधों को प्रशस्त किया है। प्रथम संपत्ति संबंध तब बना जब पुरुष ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपना दास माना। पुरुष को उसके ऊपर अधिकार होता है और वह जैसा चाहे उससे काम करवा सकता है। यद्यपि मार्क्स ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह सब कैसे हुआ था। मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति तथा भूमिका पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। एंजल्स ने अपनी कृति ऑरिजिन्स में पितृसत्ता की उद्भव का भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है तथा नारी की आश्रितता का संबंध निजी संपत्ति के उत्थान से जोड़ा है। इनकी रचना होली फैमिली में मार्क्स एवं एंजल्स का अवलोकन था कि नारी मुक्ति की अवस्था का उपयोग ऐसे मानक के रूप में किया जा सकता है जिसके द्वारा कोई सामान्य मुक्ति को माप सकता है। मार्क्स ने इस विचार का डॉक्टर एल क्विलमन को लेख एक पत्र में भी पुनः व्यक्त किया है कि सामाजिक प्रगति का सही मूल्यांकन महिलाओं की स्थिति द्वारा किया जा सकता है। वर्ष 1845 में मार्क्स ने परिवार पर उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक वातावरण पर ध्यान दिए बिना विचार करने के विरुद्ध चेताया। मैक्स स्टिनर की आलोचना करते हुए मार्क्स ने टिप्पणी की थी कि बिना शर्त परिवार के बारे में चर्चा करना भ्रामक होगा। ऐतिहासिक रूप से बर्जुआ लोगों ने बर्जुआ परिवार को विशेषता प्रदान की जिसके संबंध में उबाऊपन और पैसे पर आधारित था। नेक्स्ट आते हैं मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिला था, तो इनको मिला था हीगल की विचारधारा से।
मास्क से पूर्व हीगल की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं में अपेक्षाकृत कम तार्किक योग्यता होती है और पुरुष महिलाओं में प्राकृतिक अंतर अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट आते हैं एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन का पूरा नाम क्या है? तो ओरिजिन का पूरा नाम है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। एंजल्स की पुस्तक ओरिजिन का पूरा नाम है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884। नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये सामान्य मुक्ति के द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार नारी मुक्ति की निर्धारण सामान्य मुक्ति द्वारा किया गया है। कार्ल मार्क्स महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है वह यह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना स्त्री का उत्थान किए बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट है मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति के संबंध में सामान्य समझ क्या है? सामान्य समझ है कि मार्क्स ने महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया। मार्क्सवादी दर्शन में नारी मुक्ति को समाजवाद के अंतर्गत ही विश्लेषित किया गया है। मार्क्स का मानना है कि समाजवाद नारी को मुक्ति प्रदान करेगा। उनकी रचना जर्मन आइडियोलॉजी और कैपिटल में परिवार में श्रम के प्राकृतिक एवं स्वतः प्रवर्तित विभाजन की बात कही गई है। नेक्स्ट है परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया जाता है? तो इनको ऐतिहासिक वातावरण के द्वारा किया जाता है। परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के ऐतिहासिक वातावरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, फिर से गद्यांश, उसको ध्यान से पूर्व पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। 1990 के दशक के दौरान भारतीय राज्य का अपने प्रवासी जनसमूह के साथ संबंध का प्रश्न, जिसके विषय में पहले मान लिया गया था, इनका कामोवेश हल हो चुका है। एक बार पुनः नीति संबंधी बहस में आगे बढ़कर आया। प्रवासी समुदाय में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली घटनाओं में इस प्रक्रिया को सुगम कर दिया। इन घटनाओं में मुख्य थी 1989 में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का बनाया जाना और 1993 में अमेरिकी कांग्रेस के अंदर इंडिया कॉकस की स्थापना। जबकि पहले संगठन ने विभिन्न समुदाय के हितों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, दूसरे संगठन ने इसकी संभावना जाती कि भारतीय प्रभावी समूह का कम से कम एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो अपने नए अपनाए गए देश के सचेतन राजनीतिक अभिकर्ता हो। उदाहरण के लिए GOPIO के सदस्यों ने 1990 के दशक के मध्य में भारत सरकार के साथ हुई अपनी बैठक में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड का विचार प्रस्तावित कर प्रवासी समूह के विशेष स्थान को संस्थागत मान्यता देने के प्रश्न को जीवित रखा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के राजनीतिक रूप से सक्रिय लॉबीकर्ता भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन गए। विशेषकर 1998 के नाभिकीय परीक्षणों के बाद की परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परीक्षणों के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने में इन समूहों के समर्थन को और साथ ही प्रतिबंधों को सह सकने के लिए नाभिकीय परीक्षणों के तुरंत बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रिसर्जेंट इंडिया ब्रांडों के प्रति दिखाए गए उनके उत्साह को उनके महत्वपूर्ण द्योतक माना गया कि प्रवासी समूह स्वदेश के लिए सत्य प्रतिबद्ध है। यह ऐसी प्रतिबद्धता थी जिससे भारतीय सरकार के अनुसार नए सहस्त्रवादी में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया है? तो ये दिया गया है GOPIO। भारत सरकार द्वारा PIO कार्ड जारी किए जाने का विचार ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है
ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंड इंडियन ओरिजिन का कार्य क्या है? तो ये कार्य करती है भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुख्यीकृत हितों का प्रतिनिधित्व करने से। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंड इंडियन ओरिजिन का कार्य भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुख्यीकृत हितों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान क्यों दिया गया है? पोखरण सेकंड और अमेरिकी प्रतिबंध के लिए। 1990 के दशक के अंत में PIO पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भारतीय मूल की राजनीतिक रूप से सक्रिय लॉबीकर्ता भारतीय सरकार के वस्तुतः प्रवक्ता बन गए, जिसका मुख्य कारण था कि भारत सरकार द्वारा 1998 में पोखरण सेकंड नाभिकीय परीक्षण अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं भारत की विदेशी नीति निर्माता के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर हो रही बहस को क्यों प्रमुखता मिली है? तो इनको भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरी के कारण प्रमुखता मिली है। प्रवासी भारतीय समुदाय से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया। इसके बाद भारत ने अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के लोगों की प्रभावी स्थिति और समय समय पर भारत आने वाले संकटों में उन्होंने बहुत तो मदद की। जैसे 1991 में भारत का फॉरेन रिजर्व कम हो गया तथा 1998 में भारत पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने पर इन समुदाय ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। प्रवासी भारतीय समुदाय भारत को फॉरेन रिजर्व के रूप में बहुत सा पैसा भेजते हैं, जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है US के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना है। इसके साथ ही आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।